औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, क्लास स्टार्ट करते हैं सेशन का। और आज के सेशन में हम बस अब क्लोज करेंगे इस रिवीजन वाले एरिया को, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हमने कर ली हैं। काफ़ी चीज़ें प्रूव भी शायद हुई हों किसी स्टूडेंट्स की। अगर नहीं हुई तो चले, रिवाइज हो गया, ठीक है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि चीज़ों को रिवाइज कर लेना। तो सेशन स्टार्ट में एक छोटी सी आपके लिए गुड न्यूज़ ही समझ ले, वो ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि स्टडी सोर्स क्या होना चाहिए, कैसे करें। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ने एक आपके लिए कंपाइलेशन की है स्टडी टेक्स्ट की, और पूरा सिलेबस आपका कवर किया गया है जो उन स्टडी टेक्स्ट में, और वही इंशाल्लाह हम अब फॉलो करेंगे। उसको थोड़ा सा मैंने उस पर वर्किंग करनी है, लेकिन वो आप लोगों को भी अवेलेबल होगा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में। अगर आप जाएं तो वेबसाइट में यहाँ पे CMA क्वालिफिकेशन के हेड में यहाँ पे है जी फोकस स्टडी मटेरियल के नाम से। जब आप इसको क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसे क्लिक करता हूँ, तो आपको वो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछेगा। चूँकि मैंने लॉगिन किया हुआ है अपने लॉगिन से, तो आप लॉगिन करेंगे तो ये आपसे ये एरिया खुल जाएगा। तो इस एरिया में आपके पास रेलिवेंट जो आपकी सिलेबस है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, इसका स्टडी टेक्स्ट ये अवेलेबल है। और ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किताब डेवलप की गई है ICMA की तरफ से। ये अब आप इसको जाके देखिएगा, वीकेंड है। इसको इसके सारे कंटेंट एज इट इज़ वही हैं जो हमारे कोर्स के कंटेंट्स हैं। तकरीबन 100% ही ये हमारा कोर्स कवर करती है। इसमें कुछ प्रैक्टिस की गुंजाइश है। थ्योरी तो कंप्लीट है, लेकिन प्रैक्टिस को इंशाल्लाह हम उसी अपने MCQ बैंक से फोकस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये है जी स्टडी मटेरियल। ये डाउनलोडेबल भी मेरा ख्याल से है। अभी मुझे इसका फिलहाल डाउनलोड का ऑप्शन नहीं पता कैसे डाउनलोड होगा, लेकिन आप इसको पहले जाके देखें, इसके शुरू के जो कंटेंट्स हैं उसको जाके पढ़ें, और फिर इंशाल्लाह ये जो चैप्टर 1 है ये हम हो सकता है कि आज ही स्टार्ट करें। मैंने इसके कल आपको नोट्स शेयर किए थे। कुछ एरिया यहाँ से भी हम देखेंगे कि इन्होंने किस तरीके से दिया हुआ है, और मैंने भी जो अपने नोट्स के अंदर चीज़ें दी हुई हैं वो तकरीबन यही चीज़ें ही होंगी, ऑब्वियसली प्लस माइनस ही करके। तो ये है जी आप आपका जो प्रिस्क्राइब स्टडी मटेरियल है, ये आप लोग जाके इसका, और बेहतर तो ये है कि इसकी आप हार्ड कॉपी अपने पास बनवाएं, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी के ऊपर रीडिंग करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। आप इसको इसकी
मे बी ये डाउनलोडेबल हो जाए, डाउनलोडेबल आजकल में हो जाए या जिस है जी सर सर, ये डाउनलोडेबल है। ये साइड पे आप जाए ना, ऊपर इसका एरो आ रहा है, वहां पे क्लिक करेंगे ना सर, ये डाउनलोड हो जाएगी यहाँ। हाँ ये बिल्कुल ठीक है जी, डाउनलोडेबल हो जाएगी जी। चलें जी, ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि ये डाउनलोडेबल है, और जिससे ये डाउनलोड बिल्कुल ठीक है जी, डाउनलोडेबल हो जाएगी। अब इसको डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकलवाएं, और इसी किताब को फिर हम इंशाल्लाह फॉर्म फॉलो करेंगे। और कुछ चीज़ें जो जो ऑब्वियसली जब हम टीचिंग मेथड में जाते हैं, तो ऑब्वियसली एक दो जगह से मैं आपको, अगर आर्टिकल्स कोई और भी स्टडी मटेरियल होगा तो वो फिर अपने शेयर फोल्डर में रख देंगे जिसको, ठीक है जी। तो ये जाके ज़रूर एक्सेस करें जी इसको, और ज़रूर इसको आप फॉलो करें। सर ये आईसीएमए के ऑफिशियल साइट से नहीं डाउनलोड होता, ये मशहूर मशहूर ब्लॉग स्पॉट वाले एक साइट है, वहां से हो सकता है। चलो आईसीएमए की तमाम बुक्स हैं, तो हेल्प हो चलें जाएगी दोस्तों की। जी जी। तो आप बिल्कुल डाउनलोड करके ना उसको शेयर करें ग्रुप में, ठीक है, जी जिस सर, तरीके मैं से। कर दूंगा। हाँ वो, और ये जो स्टडी मटेरियल आपकी लॉगिन, अगर आप लॉगिन करेंगे ना अपना ऑफिशियल, तो उस पे ये अवेलेबल हो जाएगी इजीली। मेरा ख्याल से ये लॉगिन के ऊपर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। जी सर, लेकिन डाउनलोड नहीं होती। चलें वो इसको देख लेंगे डाउनलोडेबल होगी सर या ये नहीं होगी। डाउनलोड भी हो रही है, मैं सर थोड़ी हो देर गई है तक सर, ग्रुप के मैंने अंदर कर ली है। डाल देती हूँ। ये ठीक डाउनलोड है, हो गई है। चलें बेटा, बड़ी अच्छी बात है, फिर तो हो गई है, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। ओके जी, हम इसको इंशाल्लाह आप वीकेंड के ऊपर ना थोड़ा सा इसको चैप्टर इसका 1 पढ़ना शुरू करें, ठीक है। चैप्टर 1 इसका पढ़ें, ये आपका एक इनिशियल एक छोटा सा आप समझ लें आपका वीकेंड रीडिंग भी है। फिर देखें जितने भी स्टैंडर्ड अब तक इशू हुए हैं इसकी इसमें लिस्ट भी दी हुई है, और कौन से स्टैंडर्ड इस वक्त सुपरसीड हो गए हैं, कौन से स्टैंडर्ड इस वक्त ख़त्म हो गए हैं, उन सब की डिटेल इसके अंदर बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली मेंशन है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हमने फॉलो करना है, इस तरीके से इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो ये पहला पॉइंट था जो मैंने आज डिस्कस करना था। तो क्लोज इट डाउन नाउ, क्लोज इट डाउन। हाँ जी, जी अब्दुल्ला भट्टी साहब, व्हाट यू वांट टू से। अस्सलाम वालेकुम sir. जी वालेकुम सलाम। Sir, I recently joined the classes. Today is my first class. जी माशाल्लाह, I वेलकम टू द क्लास। thank you so very much, sir. Sir, I wanted to know the lecture that I have missed. How can I cover those lectures, sir? अच्छा, उसमें अब्दुल्ला भट्टी प्लीज म्यूट योर माइक, Uh, अपना माइक म्यूट कर दें, ठीक है। अच्छा, एक क्विकली ये है कि जो हमारे सीआर हैं उनसे आप रब्ता करें, वो आपको कुछ एक तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, और एक आपको वो गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करेंगे जहाँ पे आपको तमाम मटेरियल अवेलेबल हुआ जो हम मिस कर रहे हैं। तो बाकी जो क्लासेस आप मिस कर गए हैं उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अपने लॉगिन पे इंशाल्लाह एक दो दिनों में अवेलेबल हो जाएंगे। उस पे जो है कंसर्न डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। ओके thank you, sir. ओके जी। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था, और मैंने आपसे कहा था कि इसको आप कर लीजिए। किसने इसको सॉल्व किया है? किसी ने इसको बिल्कुल भी देखा ही नहीं है? रेज हैंड। सच्ची सच्ची, जुम्मे का दिन है। ओके माशाल्लाह। ओके, ये दो लोगों ने। अच्छा चलें, किसने इसको सॉल्व कर लिया है? चलें, अब ये हो गए, किसी ने इसको सॉल्व कर लिया है? यस सर, किया हुआ है। हाँ जी, आपने तो कर लिया होगा जनाब। ऐसे ना नाज़िम कहा साहब ने। करें प्लीज। नहीं, वो कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं। थैंक यू सर। हाँ जी जी सर, सोल्व कर लिए। जी हो गया। किसने सॉल्व किया उससे हुआ नहीं है? अच्छा, ऐसा कोई भी नहीं है माशाल्लाह, ठीक है। सर मुझसे एक एंट्री नहीं डल रही थी। अब आप हो गई है। दानिश जदी, तुमसे नहीं हुआ? ठीक है। यस सर। अच्छा, और किसी से नहीं हुआ? जरा प्लीज फीडबैक दें ताकि मैं इस पे टाइम ना लगाऊं। सर मेरे से एक एंट्री नहीं डली थी। चलिए वो मैं बताता हूँ, ठीक है ठीक ओके है। जी। और इसके अलावा सबसे हो गया हुआ है?
साहब नहीं हुआ जी। सर रिटेन अर्निंग का दोबारा बता दें। क्या बताऊं रिटेन अर्निंग का? रिटेन अर्निंग की जो एडजस्टमेंट है वो किस तरह से हुई है? अनएडजस्टेड रिटेन अर्निंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई हुई। 30,000 पूरा पूरा है। रिटेन अर्निंग तो चेंज नहीं ना हुआ। वो क्यों चेंज होगा? चेंज होगा सर अनअर्न्ड वाले में अनअर्न्ड सॉरी रेवेन्यू वाला ना सर वो बिल्कुल नहीं ठीक कह करा रही था। हैं। हाँ जी उसकी बात कर रहा था मैं। सर गो थ्रू कर ले तो अच्छा होगा मेरे ख्याल। चलें जी क्विकली इसे गो थ्रू करते हैं। मैंने इसका सोल्यूशन आगे बनाया हुआ है। अच्छा पहली बात याद रखिएगा कि अकाउंटिंग में प्लस माइनस नहीं है। अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है ये प्लस माइनस को रिकॉग्नाइज नहीं करती, बल्कि ये इन टर्म्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स ये किसी चीज में इंक्रीज एंड डिक्रीज को डिनोट करती है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इसीलिए मैंने एक कॉलम बनाया एंट्रीज का। अगर आप वो देखें तो जिनमें डिफरेंस नहीं है, जैसे ये कैश है तो कैश अनचेंज है, तो ना तो इसमें डेबिट हुआ होगा ना इसमें क्रेडिट हुआ होगा, तभी तो ये चेंज नहीं ना हुआ। ठीक है, अब देखिए अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा हो गया है, तो इट मींस कि ये डेबिट होकर इजाफा हुआ होगा, तो डेबिट साइड पे मैंने 5,000 लिख दिया, इसका डिफरेंस लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से ये जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है ये कम हो गया है। तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एसेट होता है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, वो मैंने क्रेडिट पे लिख दिया 600 रुपए। ठीक है, तो ये 600 से क्रेडिट हुआ होगा तभी तो 600 रह गया। प्रीपेड रेंट है ये 5400 से 3600 पे आ गया है, तो ये कम हुआ होगा, कम होना है तो क्रेडिट होके कम हुआ होगा ना, तो ये 1800 से क्रेडिट हो गया। इस तरीके से मैंने ये जितने भी आइटम्स हैं इनमें जो चेंज जिसमें डिफरेंस था वो इन टर्म्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट मैंने प्लॉट किया, और आप देख रहे हैं कि जो एंट्रीज हैं ये भी रिकंसाइल्ड हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मैं इसको कलर वाइज मैच करूंगा कि ये जो अकाउंट रिसीवेबल है इसको मैं ग्रीन कलर अगर देता हूं तो ये अकाउंट रिसीवेबल जो है ये डेबिट हुआ होगा और सर्विस इनकम क्रेडिट हुई होगी। ठीक है, अब लेकिन सर्विस इनकम 5,000 से क्रेडिट हुई है, सॉरी 8,000 से क्रेडिट हुई है। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ और भी आइटम ऐसा है जो क्रेडिट हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये अनअर्न्ड इनकम भी जो डेबिट हुआ है ये 3,000 से है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंट्री पास हुई है वो ये पास हुई होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 5,000, सर्विस इनकम क्रेडिट या फीस इनकम क्रेडिट 5,000, अनअर्न्ड रेवेन्यू डेबिट और फीस अर्न्ड क्रेडिट 3,000। ठीक है, तो 2 आइटम जो है वो डेबिट के हैं और 1 आइटम जो है वो क्रेडिट का है। क्लियर है जी? ओके ओके। अब इसके बाद अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, तो ये देखें इसको मैं कलर से कलर मैच करूंगा, तो ये 600 से ये क्रेडिट हुआ है, तो इसके अगेंस्ट कोई इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हुआ होगा। देखें ये इंश्योरेंस एक्सपेंस 600 से ये डेबिट हो गया, ये आप आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है जी, ये एंट्री पास हुई होगी, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 600 से और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट 600 से। ओके, इसके अगेंस्ट प्रीपेड रेंट है वो भी क्रेडिट हुआ है, तो इसका मतलब है कि रेंट एक्सपेंस डेबिट हुआ होगा। तो कलर से कलर मैच करें जी, ये ब्लू कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये रेंट एक्सपेंस 1800 से इंक्रीज हुआ है, तो ये इसकी एंट्री पास हुई होगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट 1800 से और प्रीपेड रेंट क्रेडिट 1800 से। मैंने जनरल एंट्री क्यों नहीं पास की? मैंने कल आपसे कहा था कि अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में मूव करेंगे। अब हम डेबिट्स एंड क्रेडिट्स एंड कॉलमनर की फॉर्म में और टी काउंट्स की फॉर्म में चीजों को अंडरस्टैंड लेके चलेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद है जी ऑफिस सप्लाईज, वो भी क्रेडिट हुआ है जी। ऑफिस सप्लाईज वो क्रेडिट हुआ है 300 से। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ होगा ना भाई। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस एसेट क्रेडिट हुआ है, तो एक कलर कोई चूज कर लेते हैं। चले ये डार्क वाला या ये रेड ले लेते हैं। चले ये देखें ये डेबिट हो गया, ये मैच हो गया। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तभी बढ़ता है ना जब आप डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करोगे। तो चले इसका कलर भी थोड़ा सा ये ले लेते हैं, जामनी टाइप, ये मैच हो गया। उसके बाद ये इंटरेस्ट पेबल है। इंटरेस्ट पेबल मींस कि आपने कोई अक्रूवल बुक किया होगा। ठीक है, ये चीजें अब आपको सेंस आपने करनी होंगी बेटा। ठीक है, चलें इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ और ये येलो कर देता हूँ। उसके बाद ये सैलरीज पेबल है, ये भी अक्रूवल बुक हुआ होगा, कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ होगा, आपने एक्सपेंस इंकर्ड कर लिया लेकिन पे नहीं किया,
तो चले जी, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ जरा, ये ले जी। और इसके बाद आखिरी है जी इनकम टैक्स पेबल। ये इंशाल्लाह IAS 12 में डिटेल से हमने पढ़ना है। ये प्रोविजन फॉर इनकम टैक्सेस होती हैं। ये इसको मैं ज़रा शेडेड करता हूँ, ले जी, लो जी, कलर से कलर मैच करें। और ये मैं आपको इंशाल्लाह शेयर फोल्डर में रख भी दूंगा ताकि आप इसको बाद में देख भी लें जाके। ओके, एनी क्वेश्चन? तो ये तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये जो हमारा स्टडी टेक्स्ट है और प्रिस्क्राइब ये डाउनलोड कर लिया है, तो वो उन्होंने ग्रुप में भी शेयर करना शुरू कर दिया। वेरी गुड। तो आप इसकी हार्ड कॉपी बनवा लें। मैं भी अपने पास हार्ड कॉपी रखूंगा, लेकिन इसको हम जब रेफर करेंगे तो ज़रूर मैं इसको स्क्रीन शेयर करके मैं इसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। प्रैक्टिस के लिए हमने MCQ बैंक इसके साथ अटैच करना है। इसके अलावा अदर मटेरियल होगा, ठीक है, तो वो हम ज़रूर रेफर करेंगे जी इसके साथ, ठीक है। वो अदर मटेरियल कोई भी होगा वो ज़रूर रेफर करेंगे। वो टाइम टू टाइम मैं शेयर फोल्डर में चीज़ों को रखता रहूँगा। तो ये इसने एक बेटे ने मुझे भेज दिया है डाउनलोड करके, मैं इसको फिर शेयर फोल्डर में भी रख देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है जी, ताकि भी सब लोग इसको एक्सेस कर लें। बल्कि ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप ऑफिशियली जाके इसको अपने पास डाउनलोड करें, वो ज़्यादा बेहतर है। मे बी कि इसको शेयर फोल्डर में रखने की शायद कोई लीगल परमिशन लेनी पड़े। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको अपने पास डाउनलोड करें, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट जो एरिया है, यहाँ से अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ मूव करेंगे। ये जो आपके सामने मैंने एक ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड रखा है इंपीरियल ट्रेडर्स का जून 30, 2020, इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के ना दो मकसद हैं। एक मकसद तो ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक तरह से हम रिवाइज कर लेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। मैंने ये फॉर्मेट, चूँकि ये इसमें बहुत टाइम लगता है फॉर्मेट बनाने में, तो मैंने इसीलिए इसको पहले से आपके सामने बना लिया है, लेकिन अभी मैं इस फॉर्मेट को एक्सप्लेन भी करता हूँ। ये जी अगर आप देखें तो यहाँ मैंने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं, IAS 1, IFRS 15 ब्लू कलर से, अगर आप देख रहे हैं। बेसिकली ये मैंने क्यों लिखा है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मकसद है कि जो हमारा पूरा सिलेबस है वो मैंने इस पेज के ऊपर मैप कर दिया है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा भी करूँ तो ये पूरा सिलेबस हमारा जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है ये एक पेज के ऊपर आ गया है। और एक्चुअली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही हमारा सिलेबस है। हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स स्टडी करने हैं और अल्टीमेटली जाके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी है, ठीक है। जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं ये हमें हर आइटम टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक बनाना सिखाते हैं, ठीक है। और ये तमाम फॉर्मेट हमें किसने बताया जी? IAS 1 ने बताया है, ठीक है। अब मैं करता ये हूं कि मैं इस ट्रायल बैलेंस की मदद से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट डिस्कस करता हूं, प्रिपेयर करता हूं, और फिर मैं आपको, अच्छा इसमें एक मेरी यहाँ पे पॉइंट मेरा ये होगा कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज नहीं समझ में आती, कोई टर्म समझ में नहीं आती, कोई कैलकुलेशन नहीं क्लियर होती, तो वो फौरन मुझसे पूछे, ठीक है। और ये इसका मकसद रिवीजन भी है, और कुछ चीजों की अल्टरनेट टर्मिनोलॉजीज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टर्म है फ्रेट आउट। फ्रेट आउट को डिलीवरी एक्सपेंस भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस हैं, तो इसको कहते हैं रिटर्न्स आउटवर्ड, ठीक है। परचेज डिस्काउंट को डिस्काउंट रिसीव्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ बुक्स के अंदर या कुछ क्वेश्चंस के अंदर अगर अल्टरनेट टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी तो वो भी आपको बड़ी हद तक क्लियर होनी चाहिए। वो भी मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर साथ साथ बताऊंगा, और आप इन चीजों को नोट डाउन करें अपने पास कि इसकी अल्टरनेट टर्मिनोलॉजी ये है, इसकी अल्टरनेट टर्म ये है, ठीक है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये मैंने शेड किया है, ये एरिया है जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये है जी इनकम स्टेटमेंट का नया नाम है। अब से हम इनकम स्टेटमेंट का वर्ड कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, आगे एडवांस में भी,
इनकम स्टेटमेंट का वर्ड अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्ल्ड से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट का वर्ड फाइनेंस वाले यूज करेंगे, चाहे वो एनालिसिस वगैरह पर्पस के लिए करें, लेकिन जो हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और IFRS अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे हम इनकम स्टेटमेंट का नया नाम जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है, ये स्प्लॉकी भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ लोग कहते हैं, स्प्लॉकी, SPLOCI, OCI मींस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। अच्छा, ये होती क्या है, ये तो हमने ऑब्वियसली पढ़ना है आगे स्टैंडर्ड्स के अंदर जाके, लेकिन बहरहाल अब हम चूंकि हम अर्लियर स्टडीज में इनकम स्टेटमेंट बनाया करते थे, तो एक दफा जरा इनकम स्टेटमेंट बनाया, और इनकम स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जरा थोड़ी डिफरेंट आपको नजर आएगी शायद। हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे नोट्स की इसको रेफर किया हुआ है, और ये रिपोर्ट जो पब्लिश अकाउंट्स होते हैं ये उसका फॉर्मेट है। अगर आप किसी भी कंपनी का पब्लिश अकाउंट उठा के देंगे तो ये वाला फॉर्मेट होगा जो मैंने यहाँ पे शेड किया हुआ है इस वक्त। जैसे नेट सेल है, नेट सेल चले पहले कैलकुलेट करते हैं, तो नेट सेल के लिए हमें नोट नंबर 1 में जाना पड़ेगा जी, ये N1 लिखा हुआ है, तो आप ये वर्किंग नोट्स के नाम से ये मैंने नेट सेल्स का एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है। नेट सेल्स कैलकुलेट करने के लिए सेल्स रेवेन्यू हम लेंगे जी, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे ढूंढना पड़ेगा सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं दो चीजें, सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस। सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, वी आल्सो कॉल इज रिटर्न इनवर्ड। इसको चले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि गुड्स आप सेल करेंगे तभी तो वो रिटर्न होती है ना, ठीक है। तो वापस, और डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट को डिस्काउंट अलाउड भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिए कि आपने अर्ली स्टडीज के अंदर ये शायद पढ़ा हो कि सेल डिस्काउंट है, ये हमने डिस्काउंट अलाउ किया, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये रिडक्शन इन इनकम है, ठीक है, ये एक्सपेंस नहीं है। क्योंकि एक्सपेंस क्यों नहीं है, उसकी एक डेफिनेशन है, ये एक्सपेंस की डेफिनेशन को मीट नहीं करता जो IFRS ने दी हुई है, ठीक है। और इस तरीके से जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, जो परचेजेस डिस्काउंट है, वो इनकम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इनकम की डेफिनेशन को मीट नहीं करता जो कि IFRS 15 ने दी हुई है, ठीक है जी। तो ये बड़ा क्लियर हमें होनी चाहिए कि जो इनकम है उसको इनकम कहलाने के लिए इनकम की डेफिनेशन को पूरा करना जरूरी है, और जो एक्सपेंस है उसको एक्सपेंस कहलाने के लिए एक्सपेंस की डेफिनेशन का मीट होना जरूरी है, ठीक है। एसेट को एसेट कहलाने के लिए एसेट की डेफिनेशन पे उसको पूरा होना जरूरी है, लायबिलिटी को लायबिलिटी कहलाने के लिए लायबिलिटी की डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशंस क्या है, ये स्टैंडर्ड्स हमें बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारे स्टूडेंट माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं और उन्होंने डाउनलोड करके ग्रुप में शेयर भी कर दिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ग्रेट। और इंशाल्लाह इस तरीके से हम फिर सब्जेक्ट को कॉन्कर भी कर लेंगे, बल्कि पूरे करिकुलम को कॉन्कर करेंगे इंशाल्लाह। सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, ये 13,998, और सेल्स डिस्काउंट है जी 8817, और ये नेट सेल आ गई है 955,117, ठीक है जी। अब चूंकि मेरे पास अब एक्सेल की वो फैसिलिटी है तो मैं लिंकिंग करके ये जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लूंगा, लेकिन अगर किसी को कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो ये फार्मूले में रिमूव कर देता हूँ, मैं बाद में ये फार्मूले उसको समझा भी दूंगा, डोंट वरी। हमने कोई जल्दी जल्दी नहीं काम करना, हमें चीजों को समझ के चलना है, ठीक है जी। ये नेट सेल्स क्लियर हो गया, ओके, नो क्वेश्चन येट, इट मींस कि नेट सेल इज क्लियर, ओके जी। इसके बाद हम कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो नोट नंबर 2 है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने नोट 2 में कैलकुलेट करना है, ये इसके नीचे वर्ग। और आपने जब भी अब बनानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी पैटर्न पे बनानी है, क्योंकि अगर आप पब्लिश अकाउंट उठा के देखें तो यही पैटर्न होगा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। यहाँ पे देखें लेस नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा हुआ है। इट मींस के बाय डिफॉल्ट अकाउंटिंग के अंदर प्लस माइनस नहीं है, डेबिट्स क्रेडिट्स है, अकाउंटिंग में रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। ओके, ये वर्किंग में आप लेस वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन मेन जो हमारा है ना उसका जो फेस ऑफ द बैलेंस शीट या फेस ऑफ द
रिपोर्ट होती है उसके अंदर हम ये लेस ऐड वगैरह का वर्ड नहीं लिखते, ये ऑटोमेटिकली उस आइटम की नेचर बताती है कि ये ऐड होने वाला है या लेस होने वाला है। अगर तो वो रेवेन्यू है तो वो ऐड होने वाला होगा, अगर तो वो एक्सपेंस है तो वो लेस होने वाला होगा। ओके जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले बिगिनिंग इन्वेंट्री है। बिगिनिंग इन्वेंट्री हमारे पास ये दी हुई है 244956। इसमें ऐड करते हैं जी परचेजेस। ये फॉर्मेट आपको शायद आपने कहीं देखा हो, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का, ये आप लोग इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही बनाते होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, ये वर्किंग नोट्स में जाके बनाया जाता है। ओके, परचेजेस, परचेजेस, यस, मुझे सीरियल नंबर बता दीजिएगा प्लीज, ठीक है जी। बाद में होता है कि चीज ढूंढने में कोई काफी बड़ा ट्रायल बैलेंस है। फ्रेट इन, फ्रेट, वेरी गुड वेरी गुड, 13। फ्रेट इन ऐड होगा जी। फ्रेट इन इसलिए ऐड होता है, फ्रेट इन इसलिए ऐड होता है कि इंशाल्लाह हम आईज 2 में जाके डिटेल से दोबारा पढ़ भी लेंगे। ये एक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है जी, इसलिए इसको ऐड करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट? वो कॉस्ट जो किसी एसेट को डिजायर्ड लोकेशन में और डिजायर्ड कंडीशन में लाने के लिए इंकर होती है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ये ऐड हो जाएगी, ये ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज आएगा। इसमें से हम रिटर्न्स एंड अलाउंसेस को लेस करते हैं जी। ये रिटर्न्स लेस हो गया और ये डिस्काउंट लेस हो गया, ठीक है जी। ये जब दोनों लेस हो गए तो नेट परचेज आ गया, ठीक है, नेट परचेज। और नेट परचेज में हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड किया तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कंप्यूट हो गया। और इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमें डाटा में नीचे प्रोवाइड किया हुआ है इंफॉर्मेशन में, 277390, ये हम रिपोर्ट कर देंगे। तो 435,997 इज दी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ले जनाब, ये हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर ली है और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 519120 का जी। एनी क्वेश्चन टिल देयर? ओके, अच्छा, कॉस्ट जब ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करता है, ग्रॉस प्रॉफिट को ग्रॉस मार्जिन भी कहा जाता है, ठीक है, वी आल्सो कॉल्ड इज ग्रॉस मार्जिन। बस अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर इसको ग्रॉस मार्जिन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से फिर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की दो कैटेगरीज हैं, एक को हम कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और एक कहलाते हैं जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। और इसको हम नोट नंबर 3 और नोट नंबर 4 में जाके कैलकुलेट करते हैं। चलिए जी, नोट नंबर 3 में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो पहला है जी फ्रेट आउट। फ्रेट आउट ये 35, यस वेरी गुड। मार्केटिंग एक्सपेंस 18 और 3551 डन है। हाँ जी जी जी। और सेल सैलरी एक्सपेंस, सेल सैलरी 2,33,900। यस यस यस। तो ये टोटल हो गया 3,21,115, 321,115। ये जाके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जाके हम यहाँ पे ये बना दिया जी। यस सर, श्योर सर। ओके, इसके बाद जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं जी। ये हम नीचे, ये मैंने इसलिए पहले बनाया था कि अब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग बल्कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, मैं इसीलिए मैंने ये फॉर्मेट पहले से बनाया हुआ था, जस्ट टू रिवाइज दी एंड कॉन्सेप्ट एंड नोट्स जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 7, वेरी गुड। इंश्योरेंस एक्सपेंस सर ये 7,200, एरर आपका है 7,210। रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस है 42,335। 42,335। यस। टोटल एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव के 117,025। यस जी, ये हो गए 117। आप अगर ये जी, ये अब हम थोड़ा सा, क्योंकि ये फॉर्मेट ज्यादा था इसलिए मैंने ऊपर नीचे इसको कर लिया। ले जी, टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास हो गए हैं जी 438,140। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि अकाउंटिंग में नेगेटिव साइन अगर हमने किसी
ये फिगर के साथ लगाना होता है तो हम उसको ब्रैकेट में करते हैं। अब ये एक्सेल के अंदर ये ब्रैकेट का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा था तो मैंने नेगेटिव साइन लगाया है, लेकिन प्रैक्टिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेगेटिव साइन नहीं होगा, ब्रैकेट लगी हुई होगी। ठीक है जी। अच्छा सर, जितने भी अमाउंट आई है इनके सब के साथ ब्रैकेट्स आएंगे, क्या कहते हैं, माइनस के साइन इनके साथ आ रहे हैं। यस, या जो रेड आइटम्स है ना मंफी, ये ब्रैकेट के साथ लगाएंगे आप, मंफी अच्छा, साइन को खत्म कर देंगे जी। यानी मैं आपको एक दो दिखा दूं करके शॉर्टकट तरीके से, दिखा दें सर। हाँ जी, मैं दिखा देता हूँ जनाब। ये देखिए 32111115 है, तो 32 ले जी, इस तरह का शो होगा। ठीक है जी। यस सर। हाँ, तो देखें इसमें साइन नहीं है, लेकिन जो कि एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन में नहीं आता, एक्सेल इसको टेक्स्ट फॉर्मेट कंसिडर करता है, लिहाजा मैं इसे इग्नोर कर दूंगा, आप इसको वापस कर दें। अच्छा, ऑपरेटिंग इनकम के लिए क्या करेंगे आप? ऑपरेटिंग इनकम के लिए इसको ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, तो ये 80,980 रुपए की ऑपरेटिंग इनकम आपके पास आ गई है। यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस हमें दिया हुआ है, वो सीरियल नंबर आई थिंक ये है 17,210 रुपए का, ये हम माइनस कर देंगे। ठीक है जी। और इनकम बिफोर टैक्स आ जाएगी जी 63,770 रुपए, और इनकम टैक्स एक्सपेंस हमें दिया हुआ है 11,230। हाँ, और इसके बाद ये आपके जो नेट इनकम आ जाएगी वो 52,540 रुपए की नेट इनकम, ये है प्रॉफिट। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि ये हम अब IAS 1 के तहत फॉर्मेट देख रहे हैं, इसमें ये जो अमाउंट आएगा इसे कहेंगे इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन फॉर द पीरियड। ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस भी होते हैं। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर किसी ऑपरेशन को क्लोज किया है, अगर आपने ड्यूरिंग द पीरियड किसी ऑपरेशन को क्लोज किया है और उसके अगेंस्ट कोई रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आपने उस पीरियड में रिपोर्ट किए हैं, तो आप नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट नहीं करते। देखिए ऊपर लिखा हुआ है कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की हेडिंग है, उससे डाटा को आप इस वाले पोर्शन से रिमूव करेंगे और उसका नेट इंपैक्ट आप नीचे IFRS 5 के तहत, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, वो वहां पे रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो अभी चूंकि यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूड का कोई जिक्र नहीं है, ये तो रिपीट कर देना बात। हाँ, ये बात रिपीट कर लेते हैं। पूरे साल में लेट सपोज आपने इनकम, अब सुनिएगा प्लीज जरा दोबारा से, जनवरी 1 को आपने कारोबार स्टार्ट किया, आपकी 5 ब्रांचेस थी। ठीक है जी। अच्छा, जनवरी 1 को 5 ब्रांचेस ने काम किया, फरवरी को 5 ब्रांचेस ने काम किया, इनकम कमाई, एक्सपेंस किए, मार्च को 5 ब्रांचेस ने काम किया, 5 ब्रांचेस की इनकम आई। अप्रैल 1 को आपने उसमें से एक ब्रांच को बंद कर दिया। प्लीज जरा सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अप्रैल 1 को जब आपने एक ब्रांच को बंद कर दिया, तो बाकी अप्रैल 1 से लेकर दिसंबर 31 तक का जो रेवेन्यू है वो जो 4 ब्रांचेस ने कमाया है। ठीक है जी। शुरू के 3 महीने 5 ब्रांचेस ने कमाया है और बाकी के 9 महीने जो है वो 4 ब्रांचेस ने कमाया है। अच्छा, स्टैंडर्ड IFRS ये कहता है कि जब आप दिसंबर 31 को फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएंगे, तो आप ये जो एक ब्रांच 3 महीने के लिए चली है ना, शुरू के 3 महीने, इसका रेवेन्यू एक्सपेंसेस अलग कर लें। ठीक है। और बाकी जो 4 ब्रांचेस जो पूरे के पूरे 12 महीने चली है ना, उनका रेवेन्यू एक्सपेंसेस अलग कर लें। तो उन 4 ब्रांचेस का रेवेन्यू और एक्सपेंस कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के अंडर में डालें आप, और जो 3 महीने के लिए एक ब्रांच चली थी, उसका रेवेन्यू जो भी कमाया गया है, जो भी नेट आया है, वो आप अलग से शो करें। होगा टोटल रफ प्रॉफिट, लेकिन यूजर को बताएं कि जी ये टोटल जो इनकम है इसके 2 हिस्से हैं, एक कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से है और एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से है। इसके अंदर कुछ और एरियाज भी हैं, लेकिन मैंने ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये इंशाल्लाह देखिए IFRS 5 इसमें मैंने लिखा हुआ है, ये वहां जाके इंशाल्लाह डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो ये तो 0 है अभी, तो ये एज इट इज इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हमारी नेट इनकम प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ गई। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का। ये भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये रिलेटेड स्टैंडर्ड्स में जाके हमने
ये रिलेटेड IFRS में जाके हमने पढ़ना है। इसमें बहुत सारे IFRS हैं जो इस कॉन्सेप्ट को डील कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम उन IFRS को रेफर नहीं कर सकते, तो उन रिलेटेड IFRS में जाके जो भी रूल्स अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के दिए होंगे वो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल वो 0 है, ठीक है, और वो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमारी पूरी कैलकुलेट होती है अमाउंट की। तो अब ये देखें कि अगर मैं इनकम स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को जरा मैं दोबारा स्कैन करूं तो इसके अंदर रेवेन्यू के लिए स्टैंडर्ड है IFRS 15, ये हमने पढ़ना है इंशाल्लाह। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए एक IAS 36 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका भी एक रीजन है, इसमें भी कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पे आते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस को IAS 23 कुछ हद तक रेगुलेट करता है, इनकम टैक्स IAS 12 में कवर होगा, ठीक है, और ये जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ये IFRS 5 के तहत कवर होंगे, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के जो स्टैंडर्ड्स हैं ये रिलेटेड IFRS के अंदर ये क्या होती है, ये इंशाल्लाह वहीं जाके हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो ये है जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो मैंने अभी कैलकुलेट की है। इसमें कोई सवाल है तो बेटा पूछ लें। सर ये डिसकंटिन्यूड जी सर ये एक दफा नीचे से ये नोट वर्किंग नोट नंबर 4 दिखा देगा। नहीं ठीक है, ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। जो नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट होती है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है, ठीक है, उसमें मूव करते हैं। उसमें आप देखें कॉलमनर फॉर्म में इक्विटी आइटम को आप लिखते हैं, और जिस इक्विटी आइटम में जो चेंजेस हैं वो आप फिर रिपोर्ट करके उसका क्लोजिंग बैलेंस कंप्यूट करते हैं। तो यहाँ पे SC मींस शेयर कैपिटल है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 1,44,000, और रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस हमें किधर है, रिटेन्ड अर्निंग 25। हाँ जी 25। ओके ओके, उसके बाद देखें रिटेन अर्निंग के अंदर प्रॉफिट को ऐड करेंगे, तो ये प्रॉफिट आपने ऐड कर दिया, ठीक है, और डिविडेंड को हम माइनस करेंगे जो कि डिविडेंड हमें दिया हुआ है इसमें 8 पे ओके जी 8 पे डिविडेंड, ये माइनस हो गया। अब देखें ये आपने शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं थी, क्लोजिंग भी 144 है, और रिटेन अर्निंग में ओपनिंग में प्रॉफिट ऐड किया, सब टोटल आ गया, उसमें से डिविडेंड माइनस किया, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग 64,867 कंप्यूट हो गया जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो बेटा पूछ लें। एक चीज और देखिएगा कि स्टेटमेंट के ऊपर मैंने यहाँ पे रुपीस का साइन लिखा हुआ है, ये करेंसी साइन जरूर हम लिखते हैं, और अगर आपने इसको राउंड किया होता है, लेट्स सपोज कुछ लोग थाउजेंड्स में राउंड करते हैं, कुछ लोग इसको मिलियन में राउंड करते हैं, ये जरूर आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है, और ये फॉर द पीरियड एंडेड है ये जी, ये और ये IAS 1 की प्रेजेंटेशन है। IAS 1 आपको मैं एक तरह से इनडायरेक्टली IAS 1 पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी। तो IAS 1 खुद से कोई स्टैंडर्ड नहीं है। IAS 1 क्या है, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं उसकी एक प्रेजेंटेशन बस वो बना देता है, ठीक है। तो ये एक तरह से IAS 1 हम आज पूरा कर लेंगे जी, फॉर्मेट उसका पूरा, और IAS 1 में इसके अलावा और कोई चीज नहीं है, सिर्फ यही कंप्लीट है जी IAS 1 का। ओके जी, इसके बाद ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस। सर ये काइंडली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दोबारा बताइएगा, आपने जो सी कैलकुलेशंस की जी। स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी में ये 2 कॉलम है जी, क्योंकि दो ही इक्विटी अकाउंट्स है इस वक्त आपके पास। जितने इक्विटी अकाउंट्स होंगे उतने कॉलम बनेंगे जी, ठीक है। फिलहाल एक शेयर कैपिटल है और एक रिटेन अर्निंग है, ठीक है जी। उनके ओपनिंग बैलेंसेस रिपोर्ट करेंगे। शेयर कैपिटल 144 है ये वाला देखिए, और रिटेन अर्निंग जो है वो 24,327 है, ये आपने ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट की है। और प्रॉफिट जो है वो ऐड करेंगे, वो आपका 52,540, ये आपने प्रॉफिट ऐड किया है, सब टोटल आ गया, और उसमें से आपने डिविडेंड्स को माइनस कर दिया, ठीक है। डिविडेंड इसमें से आपने माइनस कर दिया, ये देखें डिविडेंड दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, ये आपने माइनस कर दिया, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्लियर है जी सर, थैंक यू। ओके जी। अच्छा, इसके बाद अब बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि हार्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, और फाइनेंशियल
पोजीशन की जो स्टेटमेंट है इसको हम बैलेंस शीट कहते थे। अब हमने बैलेंस शीट का वर्ड यूज नहीं करना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का वर्ड इंशाल्लाह हम यूज करेंगे आगे से रिपोर्टिंग में। ओके जी। अच्छा, इसका फॉर्मेट यही आपने फॉलो करना है जी। अब देखें, अगर आप फॉर्मेट को देखें तो ये आपके सामने कंप्लीट, मैंने ये जो शेडेड एरिया है ये पूरी एसएफपी मैंने रखी हुई है। अच्छा, अब मैं आपको आइटम बाय आइटम एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ आइटम इसमें है, कुछ आइटम इसमें नहीं है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले एसेट्स की हेडिंग है और उसमें नॉन करंट एसेट्स पहले हैं, और नॉन करंट एसेट की हेडिंग में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की टर्मिनोलॉजी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और ये IAS 16 में हम जाके इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। इसमें IAS 20 भी हमने पढ़ना है जाके। अच्छा, ये रिपोर्ट करते हैं जी फिगर। चलें जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये आगे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नेट ऑफ AD मींस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यह आ जाएगा 68,625। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स 9। हाँ, ये IAS 38 में जाके हम पढ़ेंगे, और IFRS 3 में एक गुडविल का इंटेंजिबल एसेट है, वो भी जाके हम देखेंगे इंशाल्लाह। इसलिए मैंने यहाँ पे टैग लगा दिया IFRS 3 and 8। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जैसे नाम से जाहिर है, वो जमीन, वो दुकान, वो मकान जिसका मकसद खरीदने का इस्तेमाल नहीं है, उसका मकसद ये है कि जी आने वाले दिनों में प्राइसेस बढ़ेंगी जमीन की, तो हम इसको फरोख्त कर देंगे, उससे कोई कैपिटल गेन हासिल करना मकसद होता है, इस्तेमाल करना मकसद नहीं है। ये IAS 40 में जाके हम डिटेल से इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। क्लियर है जी? ओके। इन्वेंट्री में यहां पे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री रिपोर्ट करते हैं, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट में। देखिए ये 277,390, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने रिपोर्ट कर दिया जी। और ये IAS 2 में जाके हमने डिटेल से पढ़ना है कि इन्वेंट्री सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। सर कहाँ गए हैं? सर ज्वाइन कर लेते हैं, आएंगे तो पूछ लेना, कर लेंगे।
आजिम सर से पूछो कि लेफ्ट कर दें मैसेज करके, हम लोग तो ग्रुप में मैसेज नहीं कर सकते। कर दो यार, आपको किसने रोका है? वेट सर के आ रहे हैं। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके जी। जी सर आ रही है। थोड़ा सा जरा वो पावर फेलियर इधर हो गया तो मैंने दूसरा नेट कनेक्शन लिया है। ओके चलें जी, हम फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहे थे। फाइनेंशियल एसेट्स में ये मैंने ट्रायल बैलेंस में ये जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज के नाम से एक हेडिंग है, ये फाइनेंशियल एसेट्स ही होते हैं। यानी आप किसी कंपनी के बॉन्ड्स में या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज की हेडिंग में आप सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ये मैं करता हूँ फिर। रुके, ओके अब ये होगी इंशाल्लाह। ओके सर होगी शेयर। ठीक है जी। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर आती हैं। ये आप इधर रिपोर्ट करेंगे। और कैश, अच्छा कैश का अकेला वर्ड अब आप पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं देखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देखेंगे। ये क्या होते हैं कैश इक्विवेलेंट्स? इसके बारे में IAS 7 हम जो कैश फ्लो का डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एक तरह से ये सिलेबस का ओवरव्यू भी है। तो ये हमने कैश रिपोर्ट कर दिया जी। और नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, ठीक है, ये IFRS 5 है। बेसिकली ये वो एसेट्स हैं जिनके ऊपर आपने फॉर सेल लिख दिया हुआ है। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है, वो पहले आप इस्तेमाल कर रहे थे, वो आप पहले IAS 16 के तहत प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में उसको रिपोर्ट किया हुआ था, लेकिन वो गाड़ी आपने क्या किया, उसके ऊपर लिख दिया फॉर सेल। तो उसकी वैल्यू को आप ऊपर से निकाल के नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में करंट एसेट्स की हेडिंग में रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपने उसको 1 साल के अंदर अंदर सेल करना है, वो आपने उसके ऊपर फॉर सेल लिख दिया है। तो ये भी आप मैंने बिल्कुल 30th आइटम जो दिया हुआ है वो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल का, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है जी। इसमें नॉन करंट एसेट्स चाहे कोई फर्नीचर है, कोई इक्विपमेंट है, कोई दुकान है, मकान है, प्लॉट है, जिसके ऊपर आपने फॉर सेल लिख दिया हुआ है और आपने अखबार में इश्तिहार दे दिया है कि जी ये हम फरोख्त करने लगे हैं। तो ये है जी आपका एसेट साइड। एसेट साइड आपकी आ गई है टोटल 562,611। सर ये जो करंट एसेट्स के नीचे इन्वेंटरीज है, तो ये आपने क्लोजिंग ही क्यों ली है? कैसे पता चलेगा इधर क्लोजिंग इन्वेंटरी लेनी है? अच्छा आप मुझे बताएं क्लोजिंग इन्वेंटरी कौन सी होती है जी? जो साल के आखिर में पड़ी होती है या साल के शुरू में पड़ी होती है? साल के आखिर में होती है। हाँ तो साल के आखिर वाली ही एसेट होता है ना आपका। एसेट तो साल के आखिर वाला ही है, साल के शुरू वाला तो खत्म हो चुका होता है, वो तो बिक गया होगा। ठीक है जी, ठीक हो गया। गुड गुड, थैंक यू सर। एसेट तो वही है ना जो हमारे पास इस वक्त पड़ा हुआ है। जी ओके सर। जी। शेयर कैपिटल की जो आप सुनिएगा, जो ये जो सीक्वेंस मैंने बताया ना, यही आपने यूज करना है। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 के तहत ये सीक्वेंस है। ये आपकी मर्जी का सीक्वेंस अब खत्म हो गया। अब यही सीक्वेंस इन्वेंट्री, ट्रेड, फाइनेंशियल एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और फिर नॉन करंट, ये सीक्वेंस आपने मेंटेन करना है। ओके, उसके बाद सबसे पहले बैलेंस शीट की, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की क्रेडिट साइड में सबसे पहले शेयर होल्डर इक्विटी रिपोर्ट होगी और सबसे पहले शेयर कैपिटल रिपोर्ट होगा। ये IFRS 2 में भी हमने कुछ एरियाज इसके ऊपर पढ़ने हैं। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन रिटेन अर्निंग में ये जो क्लोजिंग बैलेंस था ये वाला 144, ये हम यहाँ पे जाके लेंगे। और रिटेन अर्निंग क्लोजिंग क्या है? 64,867, ये आप ले लेंगे। सर ये यहाँ पे आपने क्या कि ये जो शेयर कैपिटल का ये वाला बैलेंस लेना है, लेकिन हमने इसके अंदर कुछ एंट्रीज तो की नहीं कोई। तो कोई बात नहीं, ट्रायल बैलेंस से क्यों नहीं ले सकते? सर ट्रायल बैलेंस से हम रिपोर्टिंग आप उससे ले लें, अगर तो तब्दीली होगी तो यहाँ से लेंगे ना,
लेकिन आप क्यों इतनी उसको वर्किंग में लेके जा रहे हैं? हमने क्लोजिंग बैलेंस ही रिपोर्ट करना होता है, तो क्लोजिंग बैलेंस इस स्टेटमेंट में रिपोर्ट हो रहा है, हम ये वाली चीज रिपोर्ट करेंगे यहाँ। ठीक है, ये 144 आप ये क्लोजिंग लें। अगर आपने नए शेयर इश्यू किए हैं, कोई शेयर बाय बैक किए हैं, तो फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस रिटेन अर्निंग या इक्विटी के अंदर ये मूवमेंट शो हो जाएगी और ये क्लोजिंग बैलेंस आपको लेना पड़ेगा। उस केस में ट्रायल बैलेंस की फिगर गलत हो जाएगी। ठीक है जी। लेकिन ये स्पेसिमेन में तो आपने तो लिखा ही नहीं है कि ऐड न्यू शेयर्स या जो भी है। सर वो नहीं थे ना, इसलिए नहीं लिखा, वो जब होगा तो लिख देंगे इंशाल्लाह। अभी तो मैंने ये बड़ा बेसिक सा सवाल करवाया है, ये तो अभी आपने अगले सेमेस्टर में भी एडवांस रिपोर्टिंग पढ़नी है, अभी तो शुरू हुआ है जी काम, कहीं ना कहीं जरूर जाके ऐड करेंगे इसको। अभी तो मैंने ये फंडामेंटल लेवल की कोई क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, ये फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेज 1 का क्वेश्चन है, ये वो सवाल है जी। अभी रिपोर्टिंग का सवाल तो आया ही नहीं है जी। ठीक है, इंशाल्लाह आएगा वो भी। ओके जी। इसके बाद लायबिलिटीज में सबसे पहले हम नॉन करंट लायबिलिटीज रिपोर्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले IFRS 9 के तहत लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये देखें, नोट्स पेबल, ये जो ड्यू इन 2022, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, ये आप रिपोर्ट करेंगे। और एक है जी लीज ऑब्लिगेशन, ये IFRS 16 में जाके इसको हम स्टडी करेंगे। IFRS 16 के तहत जो लीज पे आप प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं या लीज पे आप अपने एसेट्स को एक्वायर करते हैं, उसके अगेंस्ट जो आपको पेमेंट बुक की जाती है, वो भी आपके ऊपर लायबिलिटी होती है, वो आप IFRS 16 के तहत कंप्यूट करेंगे जी। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे 50,000 कंप्यूट किया हुआ है, ये आ गया यहाँ पे। और लास्ट जो आइटम है ट्रेड एंड करंट लायबिलिटीज का, वो है जी अकाउंट्स पेबल 103,744। ले जी, ये भी मैंने रिपोर्ट कर दिया। और देखें, ये बैलेंस शीट आपकी रिकंसाइल हो गई है। ले जी, दिस इज दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेपरेशन एंड योर सिलेबस। ये आपको मैंने आपका सिलेबस दिखाया जी कि हमने क्या क्या पूरे सिलेबस सेमेस्टर में पढ़ना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स के स्टैंडर्ड्स को पढ़ना है। रिपोर्टिंग आपको पता लग गई है कि रिपोर्ट कैसे होगा, अब हमने इसको कैलकुलेट करना सीखना है हर आइटम को। अब हमारा जो सिलेबस अब स्टार्ट होगा, हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो वैल्यू है 68,000, ये कैलकुलेट कैसे होनी है, इसके इश्यूज को डिस्कस करना है। ये इंटेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू है 45,578, रिपोर्ट करना तो आपने सीख ली है, अब आपने कैलकुलेट करना सीखना है IS 38 में जाके। ठीक है, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, ये आपने यहाँ पे रिपोर्ट करना सीख ली है, कैलकुलेट करना आप सीखेंगे IS 40 में जाके इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो ये आपके सामने जी जी सर, ये प्रॉपर्टी प्लांट में आपने क्या माइनस किया है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया ना। ओके सर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया ना, ये तो माइनस करंट एसेट में सर फाइनेंशियल एसेट्स क्या चीज है? फाइनेंशियल एसेट वो हैं जो थोड़े अरसे के लिए आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जैसे ये होती हैं। ये 12 नंबर पॉइंट जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, ओके सर। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 7 का, इसका इफेक्ट इसको ब्रीफ करेंगे। सॉरी, ये ट्राई बैलेंस के अंदर 7 पे। हाँ, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव में आया ना जी, देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव में हमने रिपोर्ट किया हुआ है। ठीक हो गया, देखिए ये बैलेंस शीट टैली हुई है, तो इट मींस के अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज ओके, हर चीज अकाउंट। आप इस पूरे ट्रायल बैलेंस को ऊपर से नीचे तक स्कैन करेंगे, हर आइटम यहाँ पे यूज हुआ है। जी जी बताइए सर, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म के लिए भी होती हैं? नहीं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज मार्केटेबल कहते ही उन चीजों को हैं जो आप थोड़े अरसे के लिए लेते हैं। सर ये मतलब लेस देन 1 ईयर। हाँ जी, लेस देन 1 ईयर आपने शो किया है सर। जी 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 सर डेप्रिसिएशन जो आपने ये जो 7 नंबर पे है 65,990, ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस में से मतलब लेस किया है।
और एक आपने accumulated depreciation लेस किया है यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो ये जो करंट ईयर का होगा उसकी ट्रीटमेंट हम कहाँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से तो लेस कर देंगे, लेकिन ये जो 65,990 है ये लास्ट ईयर का होगा डेप्रिसिएशन। नहीं नहीं, आप चीजों को ना मिक्स कर गए हैं। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, ये जो 1,66,000 ये बैलेंस शीट अकाउंट है, ठीक है। और ये जो 55,000 जो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताया ना 65,000, ये इनकम स्टेटमेंट अकाउंट है, ये एक्सपेंस अकाउंट है। एक्यूमुलेटेड का मतलब ये होता है कि अब तक आने वाले जितने भी पीरियड गुजर चुके हैं उसमें इतना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका हुआ है, टोटल ये चार्ज हो चुका हुआ है, और ये बैलेंस शीट में जाके से माइनस होता है जाके ये, और ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, ठीक है। और ये अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इंशाल्लाह IAS 16 में जाके इसको मैं दोबारा भी पढ़ना है, डोंट वरी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, और कोई चीज? सर ये नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल की कोई एंट्री होगी जर्नल? जी जी बिल्कुल होती है, करेंगे इंशाल्लाह। वो किस तरह IFRS होगी 5 सर? में करेंगे ना भाई, IFRS 5 पढ़ने, जब IFRS 5 अच्छा। पढ़ने तो देना, पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, जरूर पढ़ाएंगे। सर ये जो करंट डेप्रिसिएशन है 65,000, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी तो ऐड होती है ना, मतलब वो बाय अब डिफॉल्ट तक? यस, ये इसके अंदर ऐड हुआ हुआ कंसीडर होगा। यस जी बिल्कुल कंसीडर होगा, मतलब हम इसको इनकम स्टेटमेंट में भी उधर ले जाएंगे, वहां से जनरल एक्सपेंस में, और ये एक्यूमुलेट इसके अंदर भी है शामिल। जी जी जी, एंट्री तो यही तो पास हुई है, एंट्री जी, अभी तो बिल्कुल पास सही। किया हमने पिछली शीट असल में में। वो भाई ने जो क्वेश्चन पूछा ना, तो वो उसने मतलब मैं मजीद पूछ रहा हूँ ताकि ये उसको क्लियर हो जाए कि ये इधर भी है और उसमें भी शामिल है। जी जी माशाल्लाह, नहीं थैंक यू फॉर योर दिस। अच्छा ऐसा है कि यहाँ पे पावर फेलियर अब हो गया है, मैंने ये हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया हुआ है तो सर थोड़ी सी स्क्रीन जरा नीचे करते, मैंने जरा देखना क्या करते हैं। ले जी बिल्कुल, ये मैं आपको भेज भी दूंगा अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह। ले जी, ये पूरी शीट आपके लिए मैंने बनाई है, आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। बस दुआ करें कि बिजली आ जाए कोई 10 मिनट के अंदर अंदर, ताकि ये हमारी क्लास चलती रहे, क्योंकि मेरा लैपटॉप भी बस अब ये नहीं चार्ज हुआ था। बहरहाल चले, बहरहाल हमने आज की क्लास का मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक कोई इस पूरे क्वेश्चन में कोई सवाल, कोई किसी एरिया में कोई सवाल? ये मॉर्गेज की एंट्री करते होते हैं बैलेंस शीट? किसकी? मॉर्गेज। मॉर्गेज की ये कहाँ पे लिखा हुआ है मैंने? मॉर्गेजेस लिखा नहीं हुआ, वैसे ही पूछ रहा हूँ सर। तो मॉर्गेज क्या होती है? व्हाट इज मॉर्गेज? सर ये लायबिलिटी होती है बिजनेस की। मॉर्गेज इज ए लायबिलिटी कोलेट्रल ऑफ विच इज ए प्रॉपर्टी, ठीक है। वो भी एक लायबिलिटी होती है जी मॉर्गेज। आपने किसी जमीन रखवा के, आपने कोई प्लाट रखवा के प्रॉपर्टी, वो भी एक लायबिलिटी है। उसको भी आप इधर नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी में रिपोर्ट करेंगे अगर आपने 1 साल से ज्यादा के लिए वो एक्वायर की हुई है, तो वो आप ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर रिपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। और कोई और सवाल? मार्केटेबल सिक्योरिटीज हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती हैं? नहीं जी, ये इंशाल्लाह IFRS 9 में पढ़ेंगे, ये फेयर वैल्यू पे होती है रिपोर्ट, ठीक है। इसकी फेयर वैल्यू पे रिपोर्टिंग होती है, यानी जो करंट वैल्यू होती है इसकी। IFRS 9 इसको डील करता है जी, इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंशाल्लाह जरूर। ओके सर जी, और कोई सवाल? सर इनकम स्टेटमेंट में ना मैंने कहीं पे पढ़ा था प्रेफरेंस डिविडेंड पे हम लोग कुछ ट्रीट करते हैं, तो अभी वो इसमें है नहीं। अगर वो होता ना तो यहाँ पे इसमें से नीचे से जाके माइनस करते, ठीक है। लेकिन वो एक्सपेंस नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड जो है ना वो एक्सपेंस नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। वो उसके बाद फिर हम माइनस करते हैं तो फिर आता है अर्निंग एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, फिर हम अर्निंग पर शेयर भी रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, ये IAS 1 हमने यहाँ पे ना सामने है, लेकिन IAS 1 को अब हम इसलिए इसमें कुछ आइटम 1-2 और है, वो इंशाल्लाह जब हम तमाम स्टैंडर्ड्स पढ़ लेंगे
तो एक दफा दोबारा हम IAS 1 को दोबारा विजिट करेंगे और फिर वहां पे हम स्पेसिफिक आइटम्स, जैसे ये मैंने यहाँ पे आपको देखा ना, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ मैंने प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड खाली छोड़ा हुआ है। तो कुछ आइटम ऐसे हैं जो कि बिल्कुल न्यू हैं आप लोगों के लिए, तो वो हम फिर जब हम दोबारा एक दफा तमाम स्टैंडर्ड्स पढ़ने के बाद, कोई 52 या 53 क्लासेस के बाद हम जब इंशाल्लाह दोबारा IAS 1 को पढ़ेंगे, तो वहां पे जाके आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी, ये रिपोर्टिंग जब हमने जो पहला सवाल हमने किया था तो उसमें ये चीज इस तरीके से हमने सीखी थी और इसका मकसद ये था। ठीक है, अगर आप अपने सिलेबस के जो स्टैंडर्ड्स को जाके निकालें तो जितने भी सिलेबस के स्टैंडर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं मैंने प्लॉट किए हुए जी इसके ऊपर, ठीक है, सिवाय डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स के जो कि 3-4 ही हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। वो जैसे IAS 8 है, ठीक है, IAS 10 है, ठीक है, वो IAS 24 है, IFRS 8 है, ये 4-5 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मजीद नोट्स टू दी अकाउंट्स के लिए यूज होते हैं। वो मेन जिनका फेस ऑफ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ताल्लुक नहीं होता, ठीक है, वो डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी आपके कोर्स में है, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्क्लोजर्स के हवाले से पढ़ेंगे। तो दिस इज अवर सिलेबस। और इस आज के सेशन का जो मेन जो क्रक्स था वो यही था। अच्छा, किसी वक्त अगर ये कनेक्शन ब्रेक होता है तो आप समझिएगा कि लाइट चली गई है, यानी पावर ब्रेक हो गया है, ठीक है। लेकिन बहरहाल अब हम कंटिन्यू करते हैं इसको। एक दो चीजें अब मैं क्विकली यहाँ पे रिवाइज करना चाहूंगा। कोई और सवाल तो नहीं है जी इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर? सर इधर जो जितने स्टैंडर्ड आपने मेंशन किए, सारे स्टैंडर्ड हम डिटेल से इसी मतलब पेपर में हमारे इसका जी वो होगा। जी जनाब, इसी का एग्जाम होगा आपका, बिल्कुल सही, सिलेबस है आपका ये, ठीक है सर। हर चीज डिटेल से, और हर स्टैंडर्ड पे 2-3 क्लासेस लगेंगी जी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि कुछ स्टैंडर्ड तो ऐसे हैं, जैसे IFRS 16 है, IFRS 16 के ऊपर 5 से 6 क्लासेस हैं, IAS 12 के ऊपर पूरी 6 से 8 क्लासेस हैं, ठीक है, 36 पे 4 क्लासेस है, 23 पे 2 क्लासेस हैं, ये सब मैंने प्लॉट किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। IAS 16 के ऊपर कम से कम 6 से 7 सेशन लगेंगे जी डिटेल से। और जितने भी MCQs आप जाके देखें, अब आपने इस वीकेंड पे करना क्या है, वीकेंड पे आपने एक तो आपको मैंने ये जो आज आपको कोर्स बुक दिखाई है ICMA की, इसको आपने, इसमें जो स्टैंडर्ड दिए हुए हैं वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन है, वो आपने एक दफा गो थ्रू करना है और चैप्टर नंबर 1 को आपने पढ़ना शुरू कर देना है जी बुक का, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम अब चूंकि ICMA का प्रिस्क्राइब्ड स्टडी टेक्स्ट हमें मिल गया है और अब हम इसी को ही फॉलो करेंगे जी, क्योंकि यही हमारा कोर्स है, यही हमारा सिलेबस है। सर बाज़-औक़ात ICMA की जो बुक्स होती हैं उनके अंदर चीजें पूरी नहीं होती, कोई चीजें रह जाती हैं उनके अंदर पेपर के अंदर, उसके लिए मैं हूं ना जी आपके पास। जी सर, थैंक यू। ठीक है, वो फिर मैं इस चीज को टेकअप करूंगा ना कि कोई अगर चीज आपके हिसाब से पूरी होनी चाहिए थी और इस बुक में शायद उतना डिटेल नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह आपको मैं हैंड आउट दे दूंगा उसके अलावा कोई मजीद। और कोई चीज? सर ये कितनी क्लासेस में हमारा जो कोर्स है ये पूरा हो जाएगा? कितनी क्लास क्रेडिट आवर्स की? 60 क्लासेस 90 घंटे में। पहले 100 क्रेडिट आवर्स देते थे ये जी, पहले 100 क्रेडिट आवर्स दिया करते थे ये ICMA वाले, अब 60 में कैसे करवाएंगे कंप्लीट? ओ भाई 90 घंटे 90 आवर्स हैं, 60 ठीक है सर, 90 ठीक है सर, 60 आवर्स हैं, 60 आवर्स नहीं है, 60 क्लासेस हैं, 1.5 घंटे की एक क्लास होती है, तो 90 घंटे हो गए ना। ठीक हो गया सर, थैंक यू। हाँ जी, मुझे भी 6 सेशन हो गए जी पढ़ाते हुए, 90 घंटे ही होते हैं। ओके जी, ये मुझे लगता है कि ये कंप्यूटर बंद हो जाएगा अगर 1-2 मिनट और चला। ओके जी, क्विकली अब हम अटेंडेंस मैं ले लेता हूँ जी, अटेंडेंस। हाँ ये सेंड कर दीजिएगा कैंडी। जिन ये मैं भेज दूंगा जी आपको जरूर। और हमारा जो है ना, अब हमने कल मंडे को इंशाल्लाह हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है जी उस बुक का, ठीक है जी। उसके नोट्स मैंने भी आपको भेजे हुए हैं। हाँ, उसके नोट्स मैंने भी आपको भेजे हुए हैं सीरियल नंबर 9 में, जो हमारा शेयर फोल्डर है उसमें सीरियल नंबर 9 में उसके नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी भेजे हुए हैं, तो वो भी आपने जाके देखने हैं।
वो बेसिकली हम अपने नोट्स को ही देखेंगे जाके, और फिर आप बाद में उसको उससे टैली कर लीजिएगा। फिर हमने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। हमारा जो पैटर्न होगा वो ये होगा कि पहले हमने स्टैंडर्ड को इस बुक से पढ़ना है, उसके बाद जो एमसीक्यू बैंक है हमारा, ये सीरियल नंबर 1 पे जो मैंने दिया हुआ है ये वाला, इसको हमने सॉल्व करना है। ये देखें जी, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के नोट्स, ये जो है ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इसके अंदर, ये मैंने आपको कल भिजवा दिए थे रात में। क्लास खत्म हो गई कि नहीं, वेट करना है? खत्म हो गया, बंद हो गया सर का लैपटॉप। मेरा ख्याल है सीआर अटेंडेंस लेगा अभी सर को देने के लिए। पूछ लो भाई, होगी अटेंडेंस या नहीं होगी? सर ने तो ग्रुप में मैसेज कर दिया है कि विल मीट ऑन मंडे इंशाल्लाह। चलो मंडे को फिर से। नहीं अटेंडेंस नहीं होगी, अटेंडेंस सर ही करेंगे। ओके अल्लाह हाफिज। हो गए भी।